अब आप लोगों के पास में आ गया सरल रेखा का अंतःखंड रूप। कौन सा रूप आ गया आपके पास में? सरल रेखा का अंतःखंड रूप। देखो मैंने सबसे पहला तरीका आपको बताया था ढाल रूप यानी कि स्लोप रूप। क्या होता है? y = mx + c। दूसरा मैंने बताया था आपको वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y - y1 = mx - x1, जहां पर वो एक तो पॉइंट देगा आपको और एक m की वैल्यू देगा। m क्या होता है? आपका स्लोप होता है। ठीक है। तीसरी चीज मैंने आपको बताई टू पॉइंट फॉर्म यानी कि दो बिंदु रूप। वो क्या होता है? y - y1 फिर m की वैल्यू पुट कर दो y2 - y1 x2 - x1 और फिर x - x1। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं अंतःखंड रूप या फिर इंटरसेक्शन फॉर्म। ठीक है। मान लो कोई रेखा है, कोई लाइन है जो कि x अक्ष और y एक्सिस पर a और b पॉइंट काट रही है, यानी कि वो ऐसे निकल रही है और x एक्सिस को तो वो a काट रही है। कितना काट रही है? x एक्सिस पर वो a, और y एक्सिस पर कितना काट रही है? वो b काट रही है। कहने का मतलब है यहाँ पर हो गया a0 और यहाँ पर हो गया 0b। एक लाइन जो कि x एक्सिस पर a अंतःखंड काट रही है और y एक्सिस पर b अंतःखंड काट रही है, इंटरसेप्ट कर रही है वो a और b। तो उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x/a + y/b = 1। इंपॉर्टेंट है भाई ये 1, सामने 1 होना बहुत जरूरी है। यहां पर c की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। a का मतलब है x एक्सिस का अंतःखंड यानी कि इंटरसेप्शन। ठीक है। और b का मतलब है y एक्सिस का अंतःखंड। ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेखा है, एक लाइन है जो p से गुजरती है। एक रेखा है जो कि P से गुजरती है। किससे गुजरती है? P से गुजरती है। और उस P के निर्देशांक है 3 और 4। एक रेखा जो बिंदु P से गुजरती है और उस P के निर्देशांक है 3 और 4, जो कि अक्षों को मध्य बिंदु पर समद्विभाजित करती है, यानी कि जो एक्सिस है उसको मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करती है। ये जो पॉइंट P है ये यहाँ पर है, देखो, और ये एक्सिस को मिड पॉइंट, ये P है, इन दोनों एक्सिस का क्या है? मिड पॉइंट। ये तो A मान लो, ये मान लो आप B, इनका मिड पॉइंट है। तो इस लाइन की मेरे को क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मैं क्या करूं? देखो अगर ये मिड पॉइंट 3 और 4 है तो इसकी वैल्यू 6 और 0 होगी, डेफिनेट सी बात है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 और 8 होगी। तभी देखो 6 + 0/2 3 आया, 0 + 8 + 0/2 4 आया, तभी तो ये आया। अब अपने पास में a की वैल्यू, अब अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? x/a की वैल्यू कितनी है? 6 + y/b, b की वैल्यू कितनी है? 8 = 1। ठीक है। ऐसे निकालेंगे हम किसकी समीकरण? अंतःखंड रूप में एक रेखा की समीकरण। जब अगर आपको इस फॉर्म में मिल रही है तो आपको अपने आप ये बात समझनी चाहिए, अगर = 1 है, ठीक है, आपको ऐसे दे दिया किसी ने 2x + 3y = 1, तो इसका मतलब है x/6। अगर मैं इसके नीचे 6 करूं तो ये आगे 3 y/2 और इसके नीचे 1 पॉसिबल है नहीं। यहाँ पर 6 मान लो, अगर मान लो यहाँ पर 6 होता तो 1 हो जाता। तो इसका मतलब है वो x एक्सिस पर 3 अंतःखंड काट रही है और y एक्सिस पर कितना अंतःखंड काट रही है? 2 अंतःखंड काट रही है। यानी कि x एक्सिस का जो इंटरसेक्शन है वो 3 काट रही है और y एक्सिस पर इंटरसेक्शन कर रही है वो 2 की कर रही है। कब? जब = क्या हो अपने पास में 1 हो, तभी ये चीज पॉसिबल है, वरना ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म आएंगे अपने पास इस टाइप के। ठीक है। तो इस तरीके से ये कौन सा रूप बता दिया मैंने? इंटरसेक्शन पॉइंट बता दिया। इसमें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो क्वेश्चन बता देता हूं आपको। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि एक, पहले हिंदी में बता देता हूं कि बिंदु 4 3 से गुजरने वाली एक रेखा का समीकरण चाहिए। बिंदु 4 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण चाहिए जिनके निर्देशीय अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग -1 है। इंग्लिश में सुन लो, एक लाइन की इक्वेशन चाहिए हमें, एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि 4 और 3 से पास होती हो। किससे पास होती हो? 4 और 3 से। और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो उसके इंटरसेक्शन है a और b है, उनका जो सम है वो -1 है। उनका सम कितना है? -1। बात करें अगर अपन तो इक्वेशन क्या होती है? x/a + y/b = -1। यही तो इक्वेशन होती है भाई अपने पास में, होती है। और उसके अलावा क्या दिया हुआ है हमें? उसके अलावा हमें दिया हुआ है a + b = -1। ये दिया हुआ है a + b = -1। इक्वेशन चाहिए, यहां से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लो, a बराबर निकाल लो या b बराबर निकाल लो। a बराबर हो जाएगा -1 - b, ये आ जाएगा a बराबर। ठीक है। ये आप यहां पुट कर दो x/-1 - b + y/b = -1। ये इक्वेशन होगी मेरे पास में।
अब ये जो लाइन है वो 4 और 3 से ही पास होती है। किससे पास होती है? 4 3 से। अगर ये लाइन 4 3 से पास होती है तो 4 3 को क्या करेगी? ये संतुष्ट करेगी, यानी कि सेटिस्फाइड करेगी। तो 4 3 से इसको सेटिस्फाइड करवा दो, तो x की जगह वैल्यू पुट कर दो आप 4 अपॉन -1 -b प्लस 3 अपॉन b इज इक्वल टू 1। यहां से अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या ले लो? b और -1 -b, तो ये हो गया 4 इंटू b प्लस 3 इंटू -1 -b इज इक्वल टू 1। यहां सॉल्व कर लो अब आगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4b -3 3b अपॉन ये कितना हो जाएगा? -b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं अपन अब। b -3 इज इक्वल टू -b स्क्वायर, ये कितना हो गया? -b स्क्वायर -2b प्लस 3 बराबर 0, यानी कि b स्क्वायर प्लस 2b -3 इज इक्वल टू 0। यहां से b की क्या फाइंड कर लेंगे? हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 1 और -3। यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 1 और -3। ये b की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो आप, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1 पुट करूं अगर तो -1 -2 और 3 पुट करूं तो -1 प्लस 3 कितना हो गया? 2 हो गया। इससे आप a और b की वैल्यू निकाल ली। ये आप इसके अंदर पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी? लाइन की इक्वेशन। अब आप सोच रहे हो सर 2 इक्वेशन कैसे आ रही है? तो भाई याद है आपको वो क्वेश्चन जिसमें ऐसे था, उसके अंदर भी दो लाइनें आ रही थी अपने पास, तो ये भी कुछ वैसा ही है। इसके अंदर भी कितनी आ जाएंगी? 2 इक्वेशंस आ जाएंगी अपने पास में। ये पुट कर लेना, पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो इस टाइप के आते हैं कि इसके अलावा कंडीशन और भी दे सकता है। a प्लस बी की वैल्यू -1 दे रखा है, वो दे रखा है a प्लस बी की वैल्यू 1 2 3, कुछ भी दे सकता है भाई वो। ये आपका हो गया इंटरसेक्शन फॉर्म। अगला अपने पास में आ रहा है, देखो लाइन की 3 इक्वेशन टाइप मैंने बता दी, चौथी मेरे पास में है नॉर्मल फॉर्म। ये इससे देखो, इससे क्वेश्चन अगर आपके पास में आएगा तो इससे क्वेश्चन आएगा आपके पास में, टफ क्वेश्चन आएगा। नॉर्मल क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। तो ये टफ चीज पड़ती है, ठीक है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखो भाई, एक लाइन है जो इसे पास हो रही है, ठीक है। अगर इस लाइन की मूल बिंदु, ये ओरिजिन है, क्या है मेरे पास में? ओरिजिन है। इससे दूरी है p, कितना? स्मॉल p। इस o से इसकी दूरी है स्मॉल p, और ये इसके ऊपर लंबवत होगी, डेफिनेटली बात है, ठीक है। और ये जो इससे एक, ये इस लाइन की इक्वेशन चाहिए मेरे को, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए मेरे को, जो कि मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? p दूरी पर है, जो कि ओरिजिन से p डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे है? p डिस्टेंस पे। और वो इसके साथ में अल्फा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? अल्फा एंगल बना रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। यहां पर देखो, ये टफ कब बनता है? ये टफ तब बनता है जब आपको अल्फा और p का मतलब नहीं पता, या फिर इसकी वैल्यू निकालना नहीं आता हो। आपको अल्फा और अल्फा है, अल्फा इज द एंगल, अल्फा एक कोण है जो x एक्सिस के साथ बनाया गया कोण है। देखो सबसे पहले p बता देता हूं। p क्या है? p इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन। लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और इस डिस्टेंस के साथ जो एंगल बनाते हैं, इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? अल्फा। उसे हम क्या बोल देंगे? हम अल्फा बोल देंगे। और वो जरूरी नहीं है कि वो इसको काटती हुई जाए। देखो वो लाइन ऐसे भी निकल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तरीके से वो लाइन ऐसे भी निकल सकती है, और ये हो गया अपने पास में अल्फा हो गया, ठीक है, और ये डिस्टेंस होगी p। तो इसको काटे ये जरूरी नहीं है भाई, ये इसको काटे ये जरूरी नहीं है। इसीलिए अल्फा क्या होगा? अल्फा वो एंगल होगा जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाती है। कौन सी रेखा? जो इसके लंबवत हो, जो इसके क्या हो? लंबवत हो, जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो उसके बराबर, ठीक है। तो x cos अल्फा, अगर मेरे पास में अल्फा आ गया तो cos के अंदर वैल्यू पुट करनी है, sin के अंदर वैल्यू पुट करनी है, x और y के वहीं के वहीं है, और p की वैल्यू निकालनी है। p है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक अपने पास में एप्लीकेशन है इसकी, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यानी कि लंबवत दूरी कैसे निकालते हैं। अगर मान लो आपके पास ये रेखा दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी, और ये कोई पॉइंट है एक्स वाई, तो इसकी इससे लंबवत दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो बता दूंगा। और जिन लोगों ने आरबीएससी न्यूमरेटर 10th जो पढ़ी है उन लोगों को पता है ax1 by1 प्लस सी अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। लेकिन ये उन लोगों को बताइए जिन्होंने मेरे से 3D पढ़ रखा है, ठीक है। तो P इजिकल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसके अंदर z आता था, ठीक है। ये है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि मूल बिंदु का मतलब है ओरिजिन, हिंदी में बता देता हूं पहले अच्छे से। मूल बिंदु से सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, ये मैंने एक फ्रेम बना लिया, ठीक है। मूल बिंदु से सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है 9 इकाई। हिंदी में बता रहा हूं, इंग्लिश में बता देंगे। यदि सरल रेखा y अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 120 डिग्री कोण बनाता है तो मुझे चाहिए रेखा का समीकरण। इंग्लिश में सुन लो कि एक ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, ओरिजिन से लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओरिजिन से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है 9। कितनी दी हुई है? 9। और वो जो लाइन है वो लाइन y एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 120 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। वापस सुन लो भाई कि ओरिजिन से उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 9 और वो जो लाइन है वो y एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 120 डिग्री का एंगल बनाती है। तो उस लाइन का क्या चाहिए मेरे को? इक्वेशन, ठीक है। तो ये है मेरे पास में, ठीक है। ये इसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि मूल बिंदु से लंबवत दूरी दी हुई है मेरे को 9। कितनी दी हुई है? 9। और ये जो लाइन है इस लाइन की मेरे को इक्वेशन चाहिए। इस लाइन की क्या चाहिए मेरे को? इक्वेशन चाहिए। ये जो लाइन है ये y एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। कभी आप u बना दोगे, देखो u एंगल बना दोगे तो ये कैसे हो गया? क्लॉकवाइज एंगल बनेगा ऑलवेज ऐसे, ठीक है। ऐसे नहीं बनेगा, ऑलवेज ऐसे बनेगा। तो y एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है अभी मेरे पास में, तो ये y एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने डिग्री एंगल बना रही है? 120 डिग्री का। अब देखो लगाने को तो मैं फॉर्मूला लगा देता, कौन सा वाला? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इजिकल टू p। p की वैल्यू दे रखी है मेरे को 9, लेकिन ये अल्फा है, ये x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाया हुआ एंगल है, ना कि y एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में। ये 120 डिग्री है, आपको पता है ये परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा अपना? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का हो जाएगा। 90 प्लस 60 150, तो ये 150 तो ये कितने डिग्री का हो गया? 30 डिग्री का। और अगर ये 30 डिग्री, ये पूरा 90 तो ये कितने डिग्री का हो गया मेरे पास में? 60 डिग्री। यानी कि अल्फा कितना आ गया मेरे पास में निकल के? अल्फा निकल के आ गया मेरे पास में 60 डिग्री। आप लिख लो x cos 60 प्लस y sin 60 इजिकल टू 9, यानी कि x by 2 y रूट 3 by 2 इजिकल टू 9। ऐसे करेंगे इसको अगर अपन, तो x प्लस y रूट 3 बराबर 18। ये हो जाएगी उस लाइन का इक्वेशन। ये बहुत ही इजी है इस इक्वेशन को निकालना, जब तक कि मुझे अल्फा और p की वैल्यू पता है। एक क्वेश्चन और लेंगे इसके ऊपर। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि एक सरल रेखा का समीकरण चाहिए मेरे को। एक सरल रेखा का समीकरण चाहिए जिस पर मूल बिंदु से डाला गया लंब x अक्ष की, मूल बिंदु से डाला गया लंब x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, यानी कि अल्फा की वैल्यू मेरे को दी हुई है, तथा सरल रेखा निर्देशीय अक्षों के साथ 50/√3 वर्ग इकाई का त्रिभुज बनाती है, ठीक है। ये जो त्रिभुज बन रहा है आपके पास में OAB, इसका क्षेत्रफल है 50√3 का क्षेत्रफल बनाती है। तो आपको उस रेखा का समीकरण चाहिए। इंग्लिश में देखो कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका ओरिजिन से जो एंगल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एंगल है वो 30 डिग्री का है, यानी कि अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है। और ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में एक ट्रायंगल बना रही है। वो जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में एक ट्रायंगल बना रही है और उस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है आपको 50√3। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। आप जानते हो क्या होता है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इजिकल टू p। मैं ये वाला ही क्यों फॉर्म यूज कर रहा हूं? क्योंकि इसने ये बात बोली है, मूल बिंदु से डाला गया लंब, इसीलिए मैं ये वाला फॉर्म यूज कर रहा हूं। वरना मैं कौन सा फॉर्म यूज कर सकता था? अंतःखंड रूप, ठीक है, x/a प्लस y/b वाला। और उससे भी क्वेश्चन पॉसिबल है, ऐसी कोई गलत बात नहीं है। तो x cos 30 प्लस y sin 30 इजिकल टू p। मेरे पास में अल्फा की वैल्यू तो है, p की वैल्यू नहीं है अभी मेरे पास में। इस p की वैल्यू नहीं है, अगर p की वैल्यू फाइंड हो जाए दिक्कत खत्म हो जाएगी अपने पास में। ये कितना हो जाएगा? x√3/2 y/2 इजिकल टू p। यहां से क्या निकल के आएगा? यहां से इक्वेशन निकल के आएगी मेरे पास में x√3 प्लस y इजिकल टू 2p। y इजिकल टू 2p। अब ये जो इक्वेशन है इस लाइन की है
और इस लाइन के अंदर आप जानते हो ये कैसे है, ऐसे और ऐसे है ये, ठीक है। आपको अगर मैं यहां पर y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, यहां पर किसकी वैल्यू पुट कर दूं मैं 0, y की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो x √3 = 2p, तो x = 2p अपॉन √3, और y की वैल्यू 0 कहां पर है, यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा 2p बट्टा √3, और x की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो ये कितनी वैल्यू आ गई 2p, ठीक है। अब मेरे को p की वैल्यू तो फाइंड करनी है, ठीक है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 2p अपॉन √3, और ये डिस्टेंस है ये कितनी है 2p। अगर इस ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और वो कितना दिया हुआ है 50√3, वो कितना दिया हुआ है 50√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा 2 से ये कैंसिल आउट 25, तो p² = 25, तो p = कितना आ गया 5। अपनी इक्वेशन क्या आ जाएगी, अपनी इक्वेशन आ जाएगी x √3 प्लस y = 10 ये प्लस माइनस 5 आएगी भाई, तो ये कितना आ गई इक्वेशन मेरे पास x √3 प्लस y = 10। तो इस तरीके से अविलंब रूप के क्वेश्चन आएंगे भाई, नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन इसके टफ आएंगे क्योंकि कई बच्चे जज नहीं कर पाते कि किसकी वैल्यू दी हुई है और कौन सा फॉर्म लगाना है, डायरेक्ट फॉर्म आएगी भाई इसकी।